नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और कविता, भले बहुत सारे सेंटिमेंट मार्केट को डेट लगा रहे हो, लेकिन मार्केट अपने जो रेजिस्टेंस है, जी हाँ, खासतौर पे निफ्टी की अगर हम बात करें तो उस रेजिस्टेंस के करीब अब देखना होगा कि इस रेजिस्टेंस के पार मार्केट जाता है या नहीं। तो योर स्टॉक्स आपका शो है, आम निवेशकों का शो है। आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, बाजार पर भी हम राय लेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले वो तरीका बता देते हैं जिसके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो स्क्रीन के एक हिस्से में आप वो तरीके देख रहे हैं जिनके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। आप हमें फोन के जरिए, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं तो वहां पर हमारे पेजेस को फॉलो कीजिए और यहां पर भी आप अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। यही नहीं, इस शो को देखते हुए लाइव भी आप अपने सवाल YouTube पर, जी हाँ, याद रखिए, YouTube को पर यह शो लाइव देखते हुए भी आप अपने सवाल पोस्ट कीजिए। हम बीच बीच में उन सवालों को भी शामिल करेंगे, उन सवालों पर भी हमारे एक्सपर्ट से राय लेंगे। और आज हमारे साथ बेहद खास एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। आपको अपने एक्सपर्ट्स की तरफ भी ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल जरा बाजार को देख लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि 22,450 का जो निफ्टी का अहम रेजिस्टेंस है उसके करीब जाता हुआ इस वक्त निफ्टी, अब देखना होगा कि क्या 22,450 या 500 के पार जाने में ये कामयाब होता है या नहीं। बैंक निफ्टी में देखिए लगभग 70 अंकों की तेजी, 48,250 के पार इस वक्त बैंक निफ्टी नजर आता हुआ। अब आज जो है फोकस में जो शेयर है चर्चा कर लेते हैं। कोटक बैंक पे आरबीआई के एक्शन के बाद दबाव नजर आ रहा है और लगभग 10% की जो गिरावट है वो कोटक बैंक में नजर आ रही है। कोई खास रिकवरी यहां से नजर नहीं आती हुई। इन सब के बीच में नतीजों की वजह से भी कई स्टॉक्स जो दबाव में हैं, लेकिन बेहतर संकेत कहां से मिल रहे हैं वो समझ लीजिए। तो एक्सिस बैंक आज 4% के करीब ऊपर है। सन फार्मा में अच्छी तेजी नजर आ रही है। इसके अलावा एसबीआई, ग्रासिम, आईसीआईसीआई बैंक और एमएनएम, ये वो अहम स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी का मोमेंटम इस वक्त बना हुआ है। अगर हम बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तो 1367 ये वो स्टॉक्स हैं जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं अगर डिक्लाइन की बात करें तो 875 वो स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त बाजार में दबाव का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, एक्शन जो वो बहुत सारे शेयरों में नजर आ रहा है। आपके सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। और हमारे साथ इस वक्त दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संतोष सिंह है, जाने माने फंडा एक्सपर्ट, और द स्ट्रीट्स के कुणाल रामभिया भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। कुणाल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। 22,450 के करीब इस वक्त बाजार में अगर हम निफ्टी की बात करें, अहम रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां अच्छी तेजी हमने देखी है। हालांकि अब जो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो है उस तेजी को फिलहाल बैंक निफ्टी में हल्की जो तेजी है वो कम होती हुई। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम निफ्टी की बात करें तो क्या यहां से 22,500 के पार जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्या दिन के अंत तक हम उम्मीद करें कि अपने रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए नए लेवल्स की ओर का निफ्टी? और जरा बैंक निफ्टी पर भी अपनी राय दीजिए। गुड मॉर्निंग प्रशांत, गुड मॉर्निंग कविता एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अगर हम निफ्टी की बात करें प्रशांत, तो स्पेसिफिकली 15 अप्रैल को हमने गैप डाउन ओपन देखा था और जिस तरह आपने अभी बताया उसी तरह वहां पे एक रेजिस्टेंस गैप एरिया बना हुआ था जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 22,500 से 22,525 का जो लेवल है वो शायद एज ऑफ नाउ थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना रहा है। और अगर हम 3 दिनों की बात करें तो 3 दिनों में हमने कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट सिमिलर टॉप देखे हुए हैं। आज एक्सपायरी का दिन है और इसी वजह से आई थिंक आज साइडवेज मोमेंटम नियर टू हाई रहना चाहिए। और अगर ये गैप को निकालना होगा तो मार्केट में कोई एक मैसिव सी बाइंग भी होनी चाहिए। आई थिंक फॉर द डे 22,450 से 65 के लेवल्स जो हैं वो शायद एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और मैं यहाँ से एक ब्रेकआउट की उम्मीद आज तो नहीं कर रहा हूँ निफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर निकलती है तो बहुत ही अच्छी रैली हमें देखने मिल सकती है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेशन बन रहा है जहां हमें रेजिस्टेंस दिखा रहा है
48,500 का। 48,500 से 48,350 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मोमेंटम बरकरार है, बट शायद आज के लिए यहीं पे इंडाइसेस रुकने लॉजिकल एक्सपेक्टेशन होगा। अगर निकलते हैं तो यहाँ से एक नई रैली दिख सकती है, बट शायद हमें अगली सीरीज में ये बाइंग देखने मिल सकती है। चलिए, तो काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट रहने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है, लेकिन इस बीच अब दर्शकों को भी जोड़ना शुरू करते हैं और कोलकाता से संजय कुमार साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग सर। बताइए, आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैंने खरीदारी कर रखी है, डेल्टा कॉर्प है मेरे पास में। किस भाव पर? जी, डेल्टा कॉर्प मैंने लिया था इसको। हाँ, हेलो। हाँ, किस भाव पे लिया? खरीदारी किया था, 800 शेयर है मेरे पास में, 135 रुपये 38 पैसे लिया था इसको मैंने। 135 डेल्टा कॉर्प, ठीक है जी। और इसको 800 शेयर लिया था। इस शेयर के बारे में जानना है कि इसको रखूं या बेच दूं। आपने एस्टरडीएम पर भी सवाल पूछा है, क्या ये भी आपने लिया है? कौन सा शेयर मैम? एस्टरडीएम भी लिया है आपने? नहीं, वो नहीं। डेल्टा कॉर्प और बंधन बैंक लिए हैं। बंधन कितने पे लिया है? जी हाँ। बंधन कितने पे लिया है? जी, बंधन बैंक लिए 218 रुपये 30 पैसे पर। ये 400 शेयर है मेरे पास में। क्या रेट कहा? 218 रुपये। चलिए ठीक है, बताते हैं क्या कर... दोनों में नजरिया कितना है आपका? जी मैम, 6 महीने का मेरा नजरिया है। और राइट, 6 महीने का नजरिया इनका दोनों ही स्टॉक में। और संतोष, डेल्टा कॉर्प 135, पहले इस पर बात कर लेते हैं कि बाइंग प्राइस से तो नीचे चल रहा है। देखिए, डेल्टा कॉर्प में जिस तरह से जीएसटी के बकाया वसूलने की बात चल रही थी और उसमें जीएसटी बढ़ाया गया 28% के आसपास, तो समझिए कि जो भी लोग बेटिंग कर रहे हैं, 28% मतलब आप अगर 100 रुपए का टिकट लेते हैं तो 28 रुपये आपका पहले ही चला जाता है। तो बिजनेस की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार किया गया है बाय गवर्नमेंट। तो ये जो चीज़ें हैं और इनके प्रीवियस ड्यूज को मांगा गया है, जिससे कि बिजनेस जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रॉफिटेबल होगा, ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे लगता है कि इन सारी जद्दोजहद के बीच आपको देखना चाहिए कि बेटर ऑप्शंस कहाँ हैं, उस जगह देखें। मुझे लगता है कि यहाँ से निकलने की सलाह होगी। दूसरी जो बंधन बैंक की बात की जा रही है, वैल्यूएशन वाइज इस ओके, लेकिन बंधन बैंक में जो एनपीए रेजोल्यूशंस है, जो ग्रोथ है, वो काफ़ी टेपर्ड है। हाई एनपीए डिस्पाइट की सारी बैंकिंग सिस्टम को अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। चूंकि ये माइक्रो फाइनेंस हुई थी तो वो चीज़ें अभी भी इनसे दूर नहीं जा पा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बेटर बैंक्स की तलाश करनी चाहिए। इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप देखें, इक्विटास, जीवन, इस तरह की बैंकें काफ़ी अच्छी कर रही हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है वहाँ पर, तो उन तरह की चीज़ों को देखना चाहिए। जहाँ ग्रोथ है उधर देखें, और जहाँ पर कोई भी इश्यूज हैं और जो कि नियर टर्म में सॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे हैं, वहाँ से निकलने की सलाह हो। ठीक है, तो ये है सलाह बंधन बैंक पर और डेल्टा कॉर्प पर। लखनऊ से अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए, क्या सवाल है आपका? जी, मैं एशियन पेंट्स के बारे में जानना चाह रहा था, शारदा मोटर्स और नजारा टेक। एशियन पेंट्स मैंने 2950 पे लिए थे 20 शेयर, शारदा मोटर्स और शारदा मोटर्स एट 1320 शेयर्स मैंने लिए थे, और नजारा टेक्नोलॉजी मैंने लिए थे 880 पे 60 शेयर्स। ठीक है, तो तीनों को कितना समय दे सकते हैं आप? मैं आई कैन होल्ड ऑन, बट आई वुड लाइक टू एग्जिट एज सून एज पॉसिबल। आई कैन गिव इट, क्योंकि नुकसान हो रहा है आपको शारदा मोटर्स में, तो फिर भी जी शारदा मोटर्स में तो फिर भी हल्के मुनाफे में है, लेकिन एशियन पेंट्स में भी नुकसान है और नज़ारा टेक में भी भारी नुकसान हो रहा है। कुणाल जी, अब ये एग्जिट करना चाह रहे हैं, नुकसान काफ़ी हो चुका है, एग्जिट करना क्या सही रणनीति होगी और किन लेवल्स पर करें एग्जिट, अगर एशियन पेंट्स और नज़ारा टेक से बाहर निकलना हो तो?
सी पूजा, अगर हम थोड़ी लंबी अवधि के चार्ट की बात करें तो एशियन पेंट एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल पे है। इनफैक्ट करीब फरवरी से लेके अब तक ऑलमोस्ट इट्स बीन 2 मंथ्स, ये काउंटर साइडवेज कंसोलिडेशन में रहा है और 2900 का एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो 2800 का एक सपोर्ट लेवल है। और महीनों में काउंटर इसी रेंज में चल रहा है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी फेवरेबल। सो मैं हमारे व्यूअर को यहाँ पे एडवाइस करूंगा कि एशियन पेंट में तो डेफिनेटली बने रहे, और अगर ये काउंटर 1950 के ऊपर निकलता है तो फिर से रिविजिट करें और नई पोजीशन भी क्रिएट करें। आई एम वेरी बुलिश ऑन एशियन पेंट फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे काउंटर की बात करें नजारा टेक, वो काउंटर बहुत ही नीचे आ चुका है एज ऑफ नाउ। हमने 2 या 3 दिन पहले 620 की एक बॉटम देखी थी, यही बॉटम हमने फरवरी और मार्च में भी देखी थी। आई थिंक ये 620 पे रुकना चाहिए। ट्रेंड नेगेटिव है, अगर एग्जिट करना ही है तो नजारा टेक में से डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह दूंगा, और इन्हें यही कैपिटल कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर सेक्टर में डिप्लॉय करने की सलाह दूंगा, बिकॉज वहीं पे हमें अच्छी मोमेंटम भी देखी है। रादर देन होल्डिंग द डेड काउंटर्स, आई थिंक हम अगर मोमेंटम में किसी फर्टिलाइजर स्टॉक को लेते हैं तो इनका वहां पे मुनाफा भी हो सकता है, और इनका जो लॉस है वो शायद वहां से रिकवर भी हो सकता है। सो ठीक एशियन पेंट में बने रहें, नजारा टेक से एग्जिट करें। ठीक है, तो ये नजरिए आपके स्टॉक्स पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीरेंद्र प्रसाद साहब ने हमें व्हाट्सएप के जरिए पटना बिहार से अपना सवाल भेजा है। इनका सवाल BHEL यानी भेल पे है। 150 शेयर इनके पास हैं, 260 रुपए के लेवल पे इन्होंने भेल में एंट्री की हुई है। आज स्टॉक जो है वो ऊपर है, इसलिए इनके भाव से ऊपर इस वक्त स्टॉक का एक क्वालिटी सरकारी स्टॉक का जहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। संतोष जी, 260 की खरीद BHEL, क्या नजरिया आपका बन रहा है? देखिए, फंडामेंटली देखें तो सेक्टर जो है वो काफ़ी जो है आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा करेगा, लेकिन पर्टिकुलर ये कंपनी जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिहाज से हमें उतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो वेरिएशन जो है काफ़ी होते हैं, जो कि बिजनेस रिस्क को दर्शाता है कि इस कंपनी में काफ़ी रहे हैं हिस्टोरिकली। लेकिन चूंकि ऐसे प्राइवेट केपेक्स काफ़ी हैं, और वो भी दैट टू इन पावर सेक्टर, तो इन कंपनियों को काफ़ी लाभ होता है। लेकिन अगर आप नंबर्स के लिहाज से देखेंगे तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देख लें, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर उतने अच्छे नहीं है जितना कि प्राइस में राइज हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनको एक स्टॉप लॉस देना चाहूँगा जो कि रखना चाहिए, और वो भी 260 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें। 58-59 के आसपास की अगर क्लोज होता है तो वहाँ से निकल जाए। चलिए, तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा अगर आपको इनिशिएट करनी है ये रणनीति जो सुझाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के जरिए मध्य प्रदेश से गजेंद्र मेहता का सवाल है, और इनकी टाइम होराइजन हालांकि मुझे पता नहीं, लेकिन 2 स्टॉक्स पे ये सवाल पूछ रहे हैं कुणाल, और दोनों में ही इनकी जो खरीद है ना वो काफ़ी ऊंचे भाव पर है। देखिए, क्लीन साइंसेज उन्होंने लिया हुआ है 1980 पे, और आज़ाद इंजीनियरिंग इन्होंने लिया हुआ है 1250 में। दोनों ही काउंटर्स में हम देख रहे हैं शायद इनको तगड़ा, अच्छा इसमें मुनाफे में है आज़ाद इंजीनियरिंग में, लेकिन क्लीन साइंसेज 1980 बहुत ही ऊंचे भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। कविता, क्लीन साइंस टेक का ना एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है जो मैं हमारे व्यूअर के साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो है मार्च 2023 से लेके अब तक इस काउंटर ने करीब करीब 6 बार 1250 से 1280 के लेवल्स टेस्ट किए हुए हैं। रिसेंटली अगर आप देखें 5-6 दिन पहले भी इसका जो लो बना था वो करीब 1280-90 के पास बना था, और एज ऑफ नाउ 1315 पे चल रहा है। ये काउंटर मुझे बहुत ही पसंद है, ओनली बिकॉज इट इज ऑफरिंग गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर हमारे व्यूअर का कंफर्ट हो तो यहाँ पे डेफिनेटली एक नई बाइंग भी कर सकते हैं। हमें इसका स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना होगा वो है 1250 का। अगर काउंटर 1250 के नीचे जाता है तो एक बार रिविजिट करिए और फिर से किसी का ओपिनियन ले लीजिए, बट अदरवाइज फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक क्लीन साइंस 1312 पे जो चल रहा है, आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बैट हो सकती है। लंबी अवधि का नजरिया रखें, इसमें टारगेट जो पहले बन रहे हैं वो है 1500। नई की हुई पोजीशन पे एग्जिट कर दीजिए, पुरानी पोजीशन हम रिविजिट करके फिर से चेक कर पाएंगे। और आजाद इंजीनियरिंग के अगर चार्ट की बात करें तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, रेजिस्टेंस के करीब है, 1400 के ऊपर निकलता है तो 1650 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। सो आजाद इंजीनियरिंग इज अ क्लियर बाय, इनफैक्ट होल्ड, और क्लीन साइंस में एवरेज करने की सलाह होगी। चलिए, तो यही दोनों ऑब्जर्वेशन स्टॉक्स पर जो सलाह के तौर पर उभरती हुई आ रही है। सवाल जवाब के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास YouTube पर भी काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, पहले उनको ले लेते हैं। आरती कपूर हमारी एक दर्शक हैं, उन्होंने सवाल भेजा है टाटा केमिकल्स पर।
86 शेयर्स हैं इनके पास, 1134 पर लिया हुआ है उन्होंने। हल्के नुकसान में है लेकिन नजरिया छोटी अवधि का ही है। हाल फिलहाल में केमिकल शेयरों में भी हमने काफी अच्छी तेजी देखी। कुणाल जी, शॉर्ट टर्म नजरिया ही है टाटा केमिकल्स में, अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप? पूजा, ये काउंटर अगेन एक साइडवेज कंसोलिडेशन काउंटर है। मार्च से लेके अब तक मतलब ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हमने कोई खास मूवमेंट इसमें नहीं देखी है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1170 पे आता है और जो सपोर्ट है वो करीब करीब 1070 पे आ रहा है। सो इट्स इन बिटवीन एज ऑफ नाउ। शॉर्ट टर्म नकदी के लिए अगर किसी को ध्यान में रखना होगा तो ये 1170 जो हमारा रेजिस्टेंस है, वहीं पे अगर ये एक बार काउंटर मिलता है तो एग्जिट कर दीजिए। काउंटर हमें रीविजिट करना होगा 1180-85 के ऊपर। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस होता है तो हम शायद नई बाइंग भी सोचेंगे, बट फॉर टाइम बिंग मोमेंटम लेस काउंटर है, एग्जिट करने की सलाह होगी। नजरिया टाटा केमिकल्स पर इस वक्त कुणाल जी की तरफ से आता हुआ। अगले कॉलर को जोड़ते हैं, हमारे साथ अशोक शाह साहब हैं वडोदरा गुजरात से। अशोक जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? मेरा नाम अजय शाह है। अच्छा, ठीक है, माफी चाहेंगे, हम आपका नाम चेंज करेंगे। अजय शाह साहब बताइए क्या है आपका सवाल? साहब जी, मेरे पास एक बीपीसीएल है और IRCTC ये लिया है, अदानी पोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, बीपीसीएल किस भाव पे लिया आपने? साहब जी वो लिया है 600 के भाव में 35 से। ठीक है, अडानी पोर्ट्स? अदानी पोर्ट लिया है 1200 के भाव में 35 से। ठीक है, तो अडानी पोर्ट्स में तो आपको फायदा हो रहा है, लेकिन बीपीसीएल में आपने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है। जरा हमें बता सकते हैं कि कच्चा तेल नीचे जा रहा था, अभी तक ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? 630 640 जी, अब मुझे जरा ये बताइए कि आप कितना समय दे सकते हैं इन दोनों शेयरों को? सभी इसमें तो अदानी पोर्ट में तो आना नहीं, बाकी बीपीसीएल में 6 से 8 महीना की वेट कर रहा हूँ, निकल जाऊँ इसमें से, तरफ ऊपर आ जाए तो 630 640 में। ठीक है, चलिए संतोष जी आपके पास आना चाहेंगे। अदानी पोर्ट्स में तो मुनाफा हो रहा है, लेकिन सबसे पहले जहां पर नुकसान ये झेल रहे हैं, 600 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है बीपीसीएल में। बताइए, 6 महीने का नजरिया चाहते हैं, आगे के संकेत क्या है? ये संकेत तो आपको देखना चाहिए कि क्रूड के प्राइस कैसे रहेंगे, और चूंकि इलेक्शन टाइम चल रहा है अभी तो समझिए कि इसमें गिरावट ही हो सकती है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में, जो कि 1 रुपया हुई थी। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे जो है थोड़ा सेडेटिव मूव्स रहते हैं, साइडवेज रहता है। अदरवाइज मुझे अगर लॉन्गर टर्म के नज़रिया देखें आप, साल भर से ऊपर का नज़रिया अगर रखेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव होगा यहाँ से। क्रूड अभी बीच में जियो पोलिटिकल टेंशन के कारण बढ़ गया था, लेकिन वापस से थोड़ा सबसाइड हो रहा है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि 585 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें। कोई भी ऑनटूवर्ड इंसिडेंट्स में वो ज्यादा लॉस ना हो उनको, उसके लिए वो मेंटेन करें। जहां तक अडानी पोर्ट की बात है, मुझे लगता है कि यहाँ भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया जो है, जैसा कि बात कर रहे हैं सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा और हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रही है सरकार। उसमें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसका सबसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी पोर्ट्स ही होते हैं। और पोर्ट्स के वॉल्यूम आप देखें तो साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ भी आपको लंबी अवधि का नजरिया बना के रखें। पोर्ट्स में 2-3 काउंटर ही हैं जो हमारे पास दिखते हैं, और उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट काउंटर जो है ये कंपनी है, तो एकदम बने रहना चाहिए यहाँ पर। शॉर्ट टर्म का नजरिया हो तो आपको 1300 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लें, अदरवाइज मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। चलिए, तो ये सलाह, लेकिन बाजार की ओर रुख करते हैं जहां पर डे हाई से हम देख रहे हैं बाजार अब फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आज तगड़ा उतार चढ़ाव का सेशन, हमने शुरुआत कमजोरी लेकिन उसके बाद रिकवरी में आते हुए देखी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं लगभग कमजोरी और 22,300 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ हमने बाजार को एक डे हाई पर पहुँचता हुआ देखा था, अब वहाँ से कमजोरी आती हुई दिखाई दे रही है। सेंसेक्स में आप देखिए कमजोरी लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा, और यहाँ भी 73,742 के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं अब लाल निशान की चपेट में, और यहाँ पर 48,131 के लेवल्स फिलहाल। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर आप देखें, मिड कैप मेरे ख्याल से लाल निशान में आ चुका है, लगभग आधे % की कमजोरी। हालांकि स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं मोमेंटम थोड़ा सा धीमा है, लेकिन फिर भी एक यहाँ पर कमजोरी का रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज का सत्र थोड़ा सा वॉलेटाइल
और बाजार डे हाइज से जो है अब कमज़ोर होता हुआ, अगर डे हाइज के मुकाबले हम देखें तो लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा की कमज़ोरी निफ्टी में आ चुकी है और 22,300 के लेवल्स एक बार फिर से। बहरहाल हमारे साथ हमारे दर्शक कोलकाता से अर्नव जुड़ गए हैं और इनका सवाल GMR इंफ्रा पर है। नमस्कार सर, बताइए। अपनी टीवी की आवाज़ आप कम कर देंगे और मुझसे फ़ोन पर बात करेंगे कृपया करके। हाँ जी, बताइए सर। हाँ, मैंने थोड़ी दिन पहले मतलब 2-3 महीने पहले GMR इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्ट किया था तो 10 शेयर के भाव से मैंने खरीदा था और सामने जो है किस भाव पे लिया था? तो मुझे हाँ क्या भाव पे लिया था? 81.67 के भाव से लिया था। और आपने कितने समय के लिए इसको रखना है अपने पोर्टफोलियो में सर? मेरा तो टाइम है, मतलब मेरा टारगेट है इसे लॉन्ग टर्म तक लगने का, पर मुझे थोड़ा चिंता भी हो रही है क्योंकि सामने इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो पता नहीं क्या मुझे इसे रखना चाहिए या नहीं रखना तो चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में तो ऐसे तमाम ट्रिगर्स आते ही रहेंगे। इलेक्शन भी एक इवेंट ही है जो होकर ख़त्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का नज़रिया कम से कम 1 साल का तो आपने रखा ही होगा ना? हाँ हाँ, चलिए बताते हैं क्या करना चाहिए। कुणाल, 1 साल का नज़रिया है, इलेक्शंस को लेके इनको चिंता हो रही है। GMR इंफ्रा में इन्होंने 81.65 पर खरीदारी कर रखी है। फिलहाल इनको 19% के आसपास का जो है मुनाफा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप बताइए 1 साल का नज़रिया इस पर बनाना चाहिए कंफर्टेबली? कविता, जिस तरह आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको समझाया कि लंबी अवधि में तो ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो लंबी अवधि में हमें ट्रेंड पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर GMR इंफ्रा की बात करें तो इसमें हमने ट्रेंड देखा है करीब करीब 2020 से, और देखिए बीच में लल फेज भी हमने बहुत लंबे लंबे से देखी जब एक एक साल तक इस काउंटर ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था, बट फिर भी अभी भी ट्रेंड बरकरार है। सो डेफिनेटली इसमें बने रहने की सलाह होगी। एक लेवल हमें जो ध्यान में रखना होगा वो है 71 का। अगर काउंटर 71, 72 के नीचे जाता है तो ये लंबी अवधि का जो ट्रेंड ओपन है वो शायद चैलेंज हो सकता है, बट तब तक इसमें डेफिनेटली बने रहे और इत्मीनान रखिए। लंबी अवधि में आई थिंक ये जो रैली है वो शायद इतनी जल्दी फिजल आउट नहीं होगी और हमें अच्छे लेवल्स और भी देखने मिलेंगे। तो एक अहम लेवल स्टॉप लॉस के लिहाज से जो आपको लगा कर रखने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। इसी के साथ योर स्टॉक्स में फिलहाल सवालों के सिलसिले को हम यहीं थाम